आज हमारी आपकी चर्चा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कंपलसरी पेपर सेकंड पेपर का नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। और इस पेपर में चैप्टर नंबर 5 शिक्षण की प्रविधियां टेक्निक्स ऑफ टीचिंग पर चर्चा होगी। शिक्षण प्रविधियां, आइए सबसे पहले इसके अर्थ के बारे में हम जानें। शिक्षण प्रविधियों का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग टेक्निक्स। शिक्षण प्रक्रिया एक जटिल विषय है। कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक योजना बनाता है कि उसे कक्षा में क्या पढ़ाना है। योजना के पश्चात वह सोचता है कि विषय वस्तु को शिक्षार्थियों तक सुलभता से कैसे पहुंचाया जा सकता है। इस प्रश्न के उत्तर को ही शिक्षण विधि कहते हैं। कुशल एवं उत्तम शिक्षण के लिए शिक्षक को कुछ प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है। प्रविधियां शिक्षण में बहुत उपयोगी होती हैं। इन प्रविधियों का प्रयोग शिक्षण की विधियों के अंतर्गत होता है। यह शिक्षण विधियों की परिभाषाओं पर अगर हम चर्चा करें तो इनकी परिभाषाएं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने निम्नानुसार दी है। जॉन डीवी के शब्दों में, व्यवस्थित विधि वह रास्ता है जिससे व्यवस्थित सामग्री के विकास का निर्णय किया जाता है। इन इंग्लिश, मेथड इज द वे ऑफ मैनेजिंग मटेरियल टू डेवलप ए कंक्लूजन। कोई भी शिक्षण विधि बिना प्रक्रिया या अवधि के पूरी नहीं होती। क्रोचर के शब्दों में, एस.के. क्रोचर, जिस प्रकार एक सैनिक को अनेक हथियारों का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षक को भी शिक्षण की विभिन्न विधियों का ज्ञान होना चाहिए। किस समय उसे कौन सी विधि अपनानी है, यह उसके निर्णय पर निर्भर करती है। ए टीचर मस्ट बी fully convergent with the different method of the teaching is the same way as a soldier, S-O-L-D-I-E-R, as a soldier is to be convergent with the various weapons of weapons of fighting with methods we should at a particular time depend on his judgment. ग्रेवेरिच एवं थट के शब्दों में, विधि प्रक्रियाओं को सुपरिभाषित संरचना है जिसमें परिस्थितियों की मांगों के अनुसार विभिन्न प्रविधियों तथा युक्तियों को निहित किया जाता है। आइए चर्चा करते हैं कि शिक्षण प्रविधियां कुल कितनी हैं जो हमारे सिलेबस में है डीएलएड की। पहली है प्रश्नोत्तर प्रविधि, दूसरी विवरण प्रविधि, तीसरी वर्णन प्रविधि, चौथी व्याख्यान प्रविधि, पांचवी स्पष्टीकरण प्रविधि, छठी कहानी कथन प्रविधि, सातवां निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, आठवां उदाहरण प्रविधि, नौवां खेल आबलिक गतिविधि प्रविधि, 10वां समूह चर्चा प्रविधि, 11वां प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, 12वां वाद विवाद प्रविधि, 13वां कार्यशाला प्रविधि और 14 भ्रमण प्रविधि। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि पर। प्रश्नोत्तर प्रविधि सुकरात के समय से चली आ रही है। यह बड़ी प्राचीन प्रविधि है। इस पद्धति के 3 सोपान होते हैं। पहला सोपान प्रथम, प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित करना।
सोपान द्वितीय, उन्हें समुचित रूप से छात्रों के सामने रखना ताकि नए ज्ञान के लिए उनमें उत्सुकता जागृत हो सके। और तृतीय तथा अंतिम सोपान है छात्रों के माध्यम से उनमें संबंध स्थापित करने हेतु नवीन ज्ञान देना। इसमें आवश्यकता अनुसार निम्न स्तर, मध्यम स्तर एवं उच्च स्तर के प्रश्न आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जा सकते हैं। इस प्रविधि की विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, इस विधि के प्रयोग करने से छात्र सक्रिय रहते हैं। नंबर 2, छात्र नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। नंबर 3, यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 4, इस विधि से पाठ के विकास में सहायता मिलती है। नंबर 5, यह विधि पाठ के प्रत्यास्मरण में सहायक होती है। नंबर 6, छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करने में यह प्रविधि सहायक है। नंबर 7, इस विधि द्वारा छात्रों की समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। और नंबर 8, इस विधि से छात्रों में विचार करने एवं चिंतन करने की शक्ति का विकास होता है। इस प्रविधि की कुछ सीमाएं हैं, दोष भी हैं, जो निम्न हैं। नंबर 1, इस विधि के प्रयोग करने से कभी कभी ये यांत्रिक बन जाती है और विषय वस्तु में नीरसता ला देती है। दूसरा, इस विधि का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 3, अच्छे और सही प्रश्नों का निर्माण करने में सभी लोग यानी सभी अध्यापक या सभी शिक्षक पारंगत नहीं होते। अगला, इस विधि में दूसरी प्रविधियों का भी सहारा लेना पड़ता है। 5वां, उच्च कक्षाओं के लिए इस प्रविधि का प्रयोग अधिक उपयोगी होता है। निम्न स्तर की कक्षाओं में इस विधि का प्रयोग बहुत उपयोगी नहीं है। प्रश्न पूछने की आवश्यकता, नीड ऑफ क्वेश्चनिंग टेक्निक। पहला है पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान से संबंध जोड़ना। दूसरा, बच्चों ने पढ़ा हुआ पाठ कितना अर्जित किया है, इस हेतु प्रश्नों की आवश्यकता। तीसरा, पाठ के पुनरावलोकन के लिए प्रश्नों की आवश्यकता। अगला, बच्चों को प्रेरित करने हेतु तथा नए ज्ञान के प्रति जिज्ञास बनाने के लिए प्रश्नों की आवश्यकता। अगला पॉइंट, बच्चों की समस्याओं को जानने के लिए और उनके निवारण हेतु प्रश्नों की आवश्यकता। ये नीड है प्रश्न पूछने की। प्रश्न पूछने के उद्देश्य, एम्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। विभिन्न विषयों में प्रश्नों का अपना विशिष्ट महत्व और उद्देश्य होता है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके प्रश्न पूछा जाता है। नंबर 1, प्रेरित करना। नंबर 2, रुचियों, अभिरुचियों तथा योग्यताओं का पता लगाना। नंबर 3, अर्जित ज्ञान व नवीन ज्ञान को के संबंध को जोड़ना। नंबर 4, समस्याओं को उत्पन्न करना व निवारण करना। नंबर 5, क्रियाशीलता उत्पन्न करना। नंबर 6, ध्यान केंद्रित करना। नंबर 7, बच्चों में शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक ज्ञान का पता लगाना। नंबर 8, ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु। नंबर 9, आत्मविश्वास उत्पन्न करने हेतु। 10, बच्चों में सजगता और उनकी
अभिव्यंजनात्मक शक्ति का विकास करने हेतु। अगला, बच्चों के ज्ञान, उसके प्रयोग व कौशल का पता लगाने हेतु। अगला, छात्र व कार्य का मूल्यांकन करने हेतु। नेक्स्ट, पाठ का उचित तथा व्यवस्थित रूप से विकास करने हेतु। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया में पथ प्रदर्शन हेतु। और लास्ट है तर्क, विचार, अन्वेषण व अनुसंधान के लिए प्रेरित करने हेतु। इस प्रकार से मैंने प्रश्न पूछने के उद्देश्य के बारे में आपको बताया। प्रश्नों की विशेषताएं, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चनिंग। नंबर 1, सरल व स्पष्ट प्रश्न। नंबर 2, प्रेरणा उत्पन्न करने वाले प्रश्न। नंबर 3, निश्चित उत्तर वाले प्रश्न। नंबर 4, बच्चों के शारीरिक, मानसिक रुचि, योग्यता तथा अभिरुचि पर आधारित प्रश्न। नंबर 5, निरीक्षण, अवलोकन, चिंतन, मनन, तर्क शक्ति को उत्पन्न करने वाले प्रश्न। नंबर 6, प्रश्नों की भाषा सरल व शैली आसान। नंबर 7, संबंधात्मक तथा व्यवस्थित प्रश्न। नंबर 8, परिणामों की प्रभावोत्पादकता को दर्शाने वाले प्रश्न। इस प्रकार से ये अच्छे प्रश्न की विशेषताएं। दूसरा, विवरण प्रविधि, नरेशन टेक्निक। यानी शिक्षण प्रविधि में दूसरी प्रविधि है, उसका नाम है नरेशन टेक्निक्स। NARRATION टेक्निक। विवरण प्रविधि। विवरण शिक्षण क्रिया की अनिवार्य युक्ति है। शिक्षण के किसी न किसी स्तर पर अध्यापक को विवरण देना या कथन करना आवश्यक पड़ता है। किसी विषय के लिए विवरण देने में प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि उसके मुख्य पहलुओं पर उचित रूप से प्रकाश डाला जाए। विवरण का प्रयोग पाठ के निम्न स्थलों पर किया जाता है। नंबर 1, प्रस्तावना के अंत में। जब पाठ की प्रस्तावना प्रश्नों, चित्रों एवं उदाहरणों आदि के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है तो आमतौर पर उनके बाद विवरण प्रविधि का प्रयोग करना पड़ता है। नंबर 2, पाठ के मध्य में। जब पाठ विकसित किया जाता है तो कई स्थलों पर विषय पर विशेष प्रकाश डालने की दृष्टि से विवरण दिया जाता है। भिन्न भिन्न विषयों में विवरण प्रविधि का प्रयोग भिन्न भिन्न ढंगों से किया जाता है। इतिहास का अध्यापक अतीत की घटनाओं एवं परिस्थितियों का स्पष्ट चित्रण करने के लिए विवरण देता है, तो विज्ञान का अध्यापक प्रयोगों तथा उनसे संबंधित यंत्रों के बारे में विवरण देने की आवश्यकता अनुभव करता है। इसी प्रकार गणित विषय में इस प्रविधि का प्रयोग बहुत कम होता है, जबकि सामाजिक विषयों में इस विधि का प्रयोग महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य रूप से होता है। विवरण प्रविधि की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नरेशन टेक्निक। इस प्रविधि की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, विवरण द्वारा विषय के अनेक पक्षों पर प्रकाश पड़ता है। एक ही विषय की सर्वांगपूर्ण समीक्षा विवरण द्वारा प्रस्तुत की जाती है। नंबर 2, विवरण द्वारा बालक की जिज्ञासा को पनपाने में सरलता मिलती है। नंबर 3, विषय की तर्कपूर्ण स्थापना की दृष्टि से विवरण बहुत उपयोगी होता है। नंबर 4, विवरण बालक के मस्तिष्क पर अस्थायी प्रभाव डालता है। यह विवरण के मध्य से अत्यंत रोचक एवं मितव्ययी ढंग से शीघ्र ग्रहण किया जा सकता है। विवरण प्रविधि की सीमाएं। इस प्रविधि की सीमाएं निम्न हैं। नंबर 1, विवरण प्रविधि के प्रयुक्त होने पर शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है। नंबर 2, विवरण की प्रासंगिकता एवं पर्याप्तता के बारे में निर्णय लेना बड़ा कठिन कार्य है। नंबर 3, विवरण को तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक क्रम में उपस्थित करना एक कला है।
जिसमें प्रत्येक शिक्षक दक्ष नहीं होते। नंबर 4, शिक्षक की कुशलता पर विवरण की प्रभावशीलता निर्भर करती है। अगला, अब आप विवरण प्रविधि के प्रयोग करने हेतु बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा कीजिए। विवरण प्रविधि प्रयोग करने हेतु बरती जाने वाली सावधानियां निम्न है। नंबर 1, विवरण न तो अधिक लंबा हो और न अधिक छोटा हो। नंबर 2, विवरण प्रसंगानुकूल तथा उचित गति से प्रस्तुत किया जाए। नंबर 3, विवरण को छात्र के लिए रोचक एवं बोधगम्य बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। नंबर 4, तथ्यों तथा भाषा दृष्टि से विवरण में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं रखनी चाहिए। नंबर 5, विवरण देते समय चित्रों, रेखा चित्रों, चार्ट, मानचित्र तथा उदाहरण आदि भी देने चाहिए। नेक्स्ट, विवरण देते समय अध्यापक को अपने स्वर, उच्चारण, आरोह, अवरोह एवं बल के प्रति विशेष सजग रहना चाहिए। ये बरती जाने वाली सावधानियां हैं। अब तीसरी प्रविधि है, उसका नाम है वर्णन प्रविधि, डिस्क्रिप्शन टेक्निक्स। आइए इस पर चर्चा करते हैं। वर्णन प्रविधि का प्रयोग किसी घटना, दृश्य एवं नियम का विस्तार पूर्वक वर्णन देने के लिए किया जाता है। केवल प्रश्नों के पूछने अथवा विवरण दे देने से किसी घटना अथवा दृश्य का संपूर्ण चित्र बालक के मस्तिष्क पटल पर उपस्थित नहीं किया जा सकता। कभी कभी अध्यापक को विषय के प्रति विस्तार पूर्वक विवरण देना पड़ता है। वर्णन को विस्तृत विवरण कहना अधिक समीचीन है। विवरण में टीका टिप्पणी तथा विश्लेषण की भावना निहित होती है, जबकि वर्णन में विषय का सांगोपांग विवेचन एवं प्रस्तुतीकरण मुख्य रूप से समाहित होता है। वर्णन का प्रयोग इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान शिक्षण में मुख्य रूप से किया जाता है। सजीव एवं रोचक वर्णन प्रस्तुत करना अध्यापक की एक कला है। वर्णन की प्रभावोत्पादकता निम्न बातों पर आधारित है। नंबर 1, वर्णन की शैली। वर्णन किए जाने वाले विषय से संबंधित भाव में उतार चढ़ाव, शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का गठन, अभिव्यक्ति आदि बातें वर्णन की शैली के आवश्यक तत्व हैं। वर्णन की भाषा यदि सरल, शुद्ध एवं स्पष्ट नहीं है तो वर्णन की शैली पर इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है। नंबर 2, वर्णनीय विषय। जिस विषय का वर्णन किया जा रहा है उसका चालक के मानसिक स्तर तथा सामाजिक परिवेश से कितना निकट का संबंध है, यह बात भी वर्णन को प्रभावशाली बनाने में सहायक होती है। नंबर 3, वर्णन की उपयुक्तता। यदि वर्णन छात्रों की रुचि एवं विकास अवस्था की दृष्टि से उपयुक्त है तो वह स्वाभाविक रूप से छात्रों के मस्तिष्क पर अस्थायी प्रभाव डालता है। नंबर 4, वर्णन की सर्वांगपूर्णता। वर्णन द्वारा विषय की सर्वांगपूर्ण विवेचना प्रस्तुत करना प्रमुख लक्ष्य होता है। यदि वर्णन व्यापक नहीं है तो उसे प्रभावशाली नहीं माना जा सकता है। वर्णन प्रविधि की सीमाएं, इसमें क्या क्या दोष है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ डिस्क्रिप्शन टेक्निक्स। प्रत्येक विषय के शिक्षण में इस प्रविधि का प्रयोग संभव नहीं है। वर्णन प्रविधि की कुछ सीमाएं हैं जो निम्न है। नंबर 1, वर्णन की भाषा एवं विषय वस्तु उपयुक्त न होने पर शिक्षण में नीरसता आ जाती है और छात्र विषय की ओर ध्यान नहीं दे पाते। नंबर 2, वर्णन में शिक्षक अधिक सक्रिय होता है, छात्र की क्रियाशीलता को जागृत करने की चेष्टा कम होती है। नंबर 3, वर्णन के अधिक विस्तृत एवं लंबा हो जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। नंबर 4, वर्णन की
यथेष्टता एवं व्यापकता के बारे में निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। अब अगली प्रविधि है, उसका नाम है लेक्चर टेक्निक, व्याख्यान प्रविधि। निर्देशन की सबसे पुरानी युक्ति व्याख्यान ही है। जिस काल में पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी, यानी वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी तथा हस्तलिखित सामग्री भी उपलब्ध नहीं थी, तब व्याख्यान से ही शिक्षण कार्य किया जाता था। आज व्याख्यान का रूप कॉलेजों में काफी विस्तृत रूप से दिखाई देता है। उच्च कक्षाओं में सारे विद्यार्थी सिर्फ विषय के सीमित ज्ञान से ही संतुष्ट नहीं होते। व्याख्यान देना ही उनके लिए पर्याप्त नहीं, व्याख्यान के साथ आवश्यक है कि उनकी जिज्ञासा के लिए प्रश्न किए जाएं तथा श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग भी किया जाए। व्याख्यान से अभिप्राय होता है कि शिक्षक द्वारा किसी विषय की बाल की खाल निकाल देना, अर्थात विषय वस्तु की गहराई तक उसका विश्लेषण करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना। व्याख्यान शिक्षक की मौखिक अभिव्यक्ति होती है। इसमें शिक्षक विषय पर अधिक अधिकार रखता हुआ क्रमबद्ध अपने ज्ञान को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। व्याख्यान प्रविधि के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। एक कक्षा में विषय की सीमा में बंधा हुआ जो व्याख्यान है वह औपचारिक है, फॉर्मल, और कक्षागत परिस्थितियों की सीमा से दूर वो अनौपचारिक है, इनफॉर्मल। एच क्लार्क के अनुसार व्याख्यान विधि में औपचारिक से अनौपचारिक व्याख्यान तक पहुंचा जाता है। इसमें कुछ अन्य तथ्यों का भी प्रयोग होता है। व्याख्यान को स्पष्ट करने के लिए आइए हम एक चित्र का सहारा लेते हैं। इस चित्र में देखें, व्याख्यान औपचारिक, उसके दाहिनी ओर देखें दूसरा कॉलम अनौपचारिक। अनौपचारिक, इसमें संक्षिप्त व्याख्या है। फिर आगे आप बढ़े, अनौपचारिक चर्चा हुई। फिर और आगे बढ़े, संशोधित व्याख्यान, जो अनौपचारिक चर्चा हुई उसका संशोधन हुआ। फिर पाठ्य सामग्री को आपने प्रस्तुत किया, फिर उसका प्रदर्शन, जो पाठ्य सामग्री प्रस्तुत हुई उसको आपने प्रदर्शित किया। फिर आगे उसका दृष्टांत आपने बताया, दृष्टांत युक्त हुआ। इस प्रकार से व्याख्यान में औपचारिक, अनौपचारिक, अनौपचारिक चर्चा, संशोधित व्याख्यान, पाठ्य सामग्री का प्रस्तुतीकरण, प्रदर्शन युक्त सामग्री, फिर दृष्टांत युक्त, इस प्रकार से पूरा का पूरा व्याख्यान इस चित्र में आपने देखा। व्याख्यान में दृष्टांतों का प्रयोग उसे रोचक बनाता है। जो लास्ट पॉइंट दृष्टांत युक्त है, जब तक आप दृष्टांत नहीं देंगे तब तक व्याख्यान रुचिकर नहीं होगा। प्रदर्शन युक्त सामग्री के प्रवेश से यह सिर्फ मौखिक विधि ही न रहकर दृश्य विधि हो जाती है। बीच बीच में पाठ्य सामग्री को स्पष्ट करने के लिए उद्धरण को प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षक विभिन्न तरीकों के माध्यम से फिर संशोधित रूप में व्याख्यान को पुनः छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अनौपचारिक रूप में विषय पर चर्चा ही इसकी अंतिम परिणति होती है। अनौपचारिक संक्षिप्त व्याख्या के माध्यम से शिक्षक व्याख्यान की संक्षिप्त रूपरेखा छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। व्याख्यान प्रविधि के लाभ, इसके निम्न लाभ हैं। नंबर 1, विषय का मौखिक चित्रण तथा प्रस्तुतीकरण उचित रूप में होता है। नंबर 2, प्रभावात्मक तरीके से संक्षिप्त समय में ही बहुत से तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नंबर 3, व्याख्यानों को जब कई खंडों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो विषय में तथ्यों की रुचि अच्छी तरह से प्रेरित की जा सकती है। नंबर 4, रुचि के कारण ध्यान केंद्रित होता है, अतः ध्यान काफी समय तक सुरक्षित और अस्थायी बनाया जा सकता है। नंबर 5, सभी छात्रों के लिए
भाषा उपयुक्त होनी चाहिए। नंबर 6, शिक्षण सक्रिय रहता है। एक ही समय में छात्रों के बड़े समूह को शिक्षित किया जा सकता है। अगला, विषय का आलोचनात्मक एवं तार्किक क्रम सदैव बना रहता है। अगला, यह शिक्षक तथा छात्र दोनों के विषय के अध्ययन की प्रगति के विषय में संतुष्टि प्रदान करती है। नेक्स्ट, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। अगला, यह समय की दृष्टि से भी उपयोगी है। शिक्षक थोड़े समय में अधिक पाठ्यक्रम पढ़ा सकता है। दोष, व्याख्यान प्रविधि के दोष। इसके दोष निम्न हैं। नंबर 1, छोटी कक्षाओं की दृष्टि से यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। नंबर 2, छात्रों में मानसिक, तार्किक व आलोचनात्मक शक्ति के विकास की कमी रहती है। नंबर 3, इस प्रकार से प्रदत्त ज्ञान अस्थायी रहता है। नंबर 4, विषय का प्रयोगात्मक पक्ष उपेक्षित रहता है। नंबर 6, इसमें छात्र पूर्णतया निष्क्रिय रहते हैं। नंबर 6, एक बार तारतम्य टूट जाने पर ज्ञान खंडित व अधूरा हो जाता है। नेक्स्ट, व्याख्यान विधि में सभी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय नहीं होती। इसमें ज्ञान अस्थायी भी नहीं हो पाता। अगली प्रविधि है, उसका नाम है स्पष्टीकरण प्रविधि, एक्सपोजिशन टेक्निक्स। स्पष्टीकरण भी एक प्रकार का वर्णन ही होता है। स्पष्टीकरण के द्वारा छात्रों के अथवा शिक्षक के विचार स्पष्ट किए जाते हैं। यह एक कला है। यह कला विचारों को स्पष्ट करती है। स्पष्टीकरण का उद्देश्य विचारों को एक प्रकार स्पष्ट करना है कि बालक उस ज्ञान को सरलता से ग्रहण कर ले। जिस विषय के बारे में छात्र बहुत कम जानते हैं, उस समय स्पष्टीकरण का प्रयोग किया जाना उनके लिए हितकर होता है। स्पष्टीकरण करते समय निम्न सावधानियां बरती जानी चाहिए। सावधानियां। नंबर 1, स्पष्टीकरण सरल एवं स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। नंबर 2, स्पष्टीकरण स्वाभाविक रूप से किया जाना चाहिए। नंबर 3, शिक्षक को स्पष्टीकरण करने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, शिक्षक को यह ज्ञात होना चाहिए कि स्पष्टीकरण करने का उद्देश्य क्या है। नंबर 5, विषय सामग्री को तार्किक क्रम से प्रस्तुत करना चाहिए। नंबर 6, पाठ के खंडों में विभाजित कर लेना चाहिए। पाठ को विभिन्न खंडों में विभाजित कर लेना चाहिए। नंबर 7, प्रत्येक खंड का स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं होता। नंबर 8, स्पष्टीकरण देते समय सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार से मैंने आपको सावधानियां बताया। स्पष्टीकरण की विशेषताएं। स्पष्टीकरण की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, भाषा। शिक्षक को चाहिए जब वह स्पष्टीकरण दे तो उसकी भाषा सरल एवं बोधगम्य हो। नंबर 2, समग्रता। स्पष्टीकरण में जिस विषय वस्तु का शिक्षण किया जा रहा है, उसके विषय में यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके समस्त बिंदु समान रूप से स्पष्टीकरण में रहें। नंबर 3, विशिष्टता। स्पष्टीकरण में विशिष्टता का बहुत महत्व है। शिक्षक जिस समय स्पष्टीकरण दे रहे हैं, उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लंबे स्पष्टीकरण में छात्रों को न उलझना पड़े। नंबर 4, क्रमबद्धता। शिक्षण के द्वारा स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्य वस्तु को छात्रों के समक्ष क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाए। नंबर 5, उपयुक्तता, सुटेबिलिटी। स्पष्टीकरण में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्पष्टीकरण में उपयुक्तता होनी चाहिए। उत्तर यदि विषय वस्तु से हटकर स्पष्टीकरण में तथ्यों को सम्मिलित किया जाए तो निश्चित रूप से छात्र भटक जाएंगे और शिक्षण अधिगम न्यून स्तर पर रहेगा। इसलिए स्पष्टीकरण में छात्रों के मानसिक स्तर तथा पाठ्यक्रम दोनों में उपयुक्त तालमेल मिलाकर इसका प्रयोग करना चाहिए।